हेलो दोस्तों, एनसी ऑडियो बुक में आपका स्वागत है। भाग 11 विश्राम कैंप की कहानी। जब विश्राम कैंप के लिए रोगियों का काफिला तैयार होने लगा तो मेरा नाम यानी मेरा नंबर भी उसमें डाल दिया गया, क्योंकि वहाँ कुछ डॉक्टरों की जरूरत थी। लेकिन किसी को भी इस बात का पक्का यकीन नहीं था कि उन्हें वास्तव में विश्राम कैंप भी भेजा जा रहा था। कुछ सप्ताह पहले भी ऐसा ही एक जत्था तैयार किया गया था। तभी लोगों को यही लगा था कि उन बेचारों को हमेशा के लिए गैस चैम्बरों में खाक होने भेजा जा रहा है। जब यह ऐलान किया गया कि जो भी रात की कठिन पाली में अपनी मर्जी से सेवाएं देना चाहेगा, उसका नाम काफिले में जाने वालों की सूची से हटा दिया जाएगा, तो भैया से कैदी झट से अपनी सेवाएं देने के लिए आगे आ गए। करीबन 15 मिनट बाद ही उस काफिले को रद्द कर दिया गया, लेकिन उन 82 कैदियों का नाम रात की पाली वाली सूची में बना रहा। उनमें से अधिकतर के लिए इस सूची में नाम होने का अर्थ था कि अगले 15 दिनों के भीतर वे इस दुनिया में नहीं होंगे। इसके बाद विश्राम कैंप के लिए दोबारा एक काफिला तैयार किया गया। इस बार भी कोई नहीं जानता था कि वे सब किसी गैस चैम्बर या फिर असली विश्राम कैंप की ओर जाने वाले थे, या फिर ये रोगियों के शरीर में आखिरी बूंद खून तक निचोड़ लेने की एक और साजिश थी। फिर भले ही वह 14 दिन के लिए क्यों न हो। बड़े डॉक्टर साहब को मुझसे थोड़ा लगाव हो चला था। एक दिन उन्होंने मुझे कोने में ले जाकर हौले से बताया कि मैं काफिले के साथ जाने वाले लोगों की सूची में से 10 बजे तक अपना नाम कटवा सकता हूँ। मैंने उनसे कहा कि यह मेरा तरीका नहीं है। मैं सीख चुका था कि भाग्य को अपना काम करने देना चाहिए। शायद मैं अपने दोस्तों के साथ रहना ज़्यादा पसंद करूँगा। उनकी आंखों में करुणा झलक आई, मानो वो जानते हो कि मेरा। उन्होंने चुपके से हाथ मिलाया, मानो ये जीवन के लिए नहीं बल्कि जीवन से अलविदा होने वाली बात रही हो। मैं धीरे धीरे अपनी झोंपड़ी में वापस आ गया। वहाँ मैंने अपने एक अच्छे दोस्त ऑटो को इंतजार करते हुए पाया। क्या तुम सचमुच उनके साथ जाना चाहते हो? उसने गहरी उदासी के बीच पूछा। हाँ, मैं जा रहा हूँ, मैंने कहा। उसकी आंखें छलक उठी और मैंने उसे दिलासा देना चाहा। इसके बाद अभी एक और काम करना बाकी था। मुझे अपनी वसीयत तैयार करनी थी। मैंने अपने दोस्त से कहा, सुनो ऑटो, अगर मैं अपनी पत्नी के पास घर न पहुंच पाया और अगर तुम्हें कभी उससे मिलने का अवसर मिला तो उसे बताना कि मैं हर रोज हर घंटे उसी के बारे में बातें करता था। उसे कहना कि संसार में मैंने सबसे अधिक उसे ही चाहा है और विवाह के बाद हमने एक साथ जो समय बिताया वह यही बीते बुरे वक्त से कहीं बढ़कर है, कहीं कीमती है। अगले ही दिन मैं रोगियों के काफिले के साथ रवाना हुआ। इस बार यह सब झूठ या पाखंड नहीं था। हम किसी गैस चैम्बर की ओर नहीं बल्कि विश्राम कैंप की ओर ही जा रहे थे। जो लोग मेरे दूसरे कैंप में जाने पर खेद प्रकट कर रहे थे, उनके कैंप में हमारे नए कैंप की तुलना में कहीं अधिक भयंकर भूखमरी सामने आई। उन्होंने स्वयं को बचाना चाहा, लेकिन ऐसा करते हुए उन्होंने खुद ही अपने लिए सारे दरवाजे बंद कर लिए थे। मैं पुराने कैंप के एक मित्र से मिला। उसने मुझे बताया कि किस तरह कैंप के पुलिस अधिकारियों को लाशों के ढेर से कटा मांस का टुकड़ा एक बर्तन में से मिला जिसे खाने के लिए पकाया जा रहा था। वह इंसानी मांस खाने की नौबत आ गई थी। मैं वहां से सही समय पर निकल आया। नौकर की मौत। क्या इस बात को पढ़ते हुए तेहरान की मौत वाला प्रसंग याद नहीं आता? एक बार एक धनी मानी फारसी इंसान बगीचे में अपने सेवकों के साथ टहल रहा था। तभी उसका नौकर चिल्लाया कि उसने अभी अभी मौत को देखा, जो उसे धमका रही थी। उसने अपने मालिक से विनती की कि वे उसे सबसे तेज चलने वाला घोड़ा दे दे ताकि वह मौत के डर से दूर तेहरान चला जाए। मालिक ने ऐसा ही किया और नौकर तेजी से घोड़ा दौड़ाता हुआ ओझल हो गया। जब मालिक घर आया तो उसे मौत दिखाई दी। उसने उससे पूछा, तुमने मेरे नौकर को क्यों डराया धमकाया? मौत बोली, नहीं, मैंने तो उससे ऐसा कुछ नहीं कहा। मैं तो केवल उसे देखकर हैरान हुई कि वह अभी तक यहीं है, जबकि उसकी और मेरी मुलाकात तो आज तेहरान में होनी है। भाग्य पर भरोसा। कैंप के निवासी किसी भी तरह का निर्णय लेने से डरते थे और कोई पहल नहीं कर पाते थे। यह सब एक बलशाली भावना की वजह से था, जिसके अनुसार उन्हें लगता था
कि वे भाग्य के अधीन हैं और भाग्य की राह में कोई रोड़ा अटकाने के बजाय उसे अपने तरीके से काम करने देना चाहिए। इसके अलावा उनमें एक अजीब सी लापरवाही भी आ चुकी थी। कई बार तत्काल निर्णय लेने का अवसर आता, ऐसे निर्णय जो जिंदगी या मौत से जुड़े हो सकते थे। उस समय कैदी ये तय करते कि भाग्य ने उनके लिए जो चुना है वही ठीक है। जब भी किसी बंदी को बच निकलने के प्रयास से जुड़ा कोई फैसला करना होता तो उनकी यह सोच साफ दिखाई देती। जिन क्षणों के बीच उसे वहां से निकल जाने या न जाने का फैसला करना होता, और सच में यह सारी बात केवल कुछ क्षणों पर ही टिकी होती थी। उन क्षणों में वह मानो कई नरकों की यात्रा कर रहा था। उसके लिए तय करना कठिन हो जाता कि क्या उसे भागना चाहिए, क्या उसे ये खतरा मोल लेना चाहिए। मैं स्वयं ऐसी मानसिक पीड़ा का गवाह बना। लड़ाई का मोर्चा पास आ रहा था। मुझे बचकर निकलने का एक मौका मिला। मेरे एक साथी को अपनी चिकित्सा सेवाएं देने के लिए कैंप से बाहर बनी झोंपड़ियों तक जाने का मौका मिलता था और वह वहां से भागना चाहता था। किसी गंभीर रोगी को विशेषज्ञ की सलाह चाहिए। इसी बहाने से वह मुझे अपने साथ कैंप के बाहर ले गया। कैंप के बाहर विदेशी प्रतिरोध आंदोलन का एक सदस्य हमें वर्दियां और दस्तावेज देने वाला था। आखिरी क्षणों में कुछ दिक्कतें आ गई और हमें एक बार फिर से कैंप में लौटना पड़ा। हमने इस मौके का लाभ उठाते हुए अपने लिए कुछ सामान बटोर लिया, कुछ सड़े हुए आलू और अपने लिए पिट्ठू बैग। हम महिलाओं के कैंप की एक खाली पड़ी झोंपड़ी में घुस गए। उन महिलाओं को दूसरे कैंप में भेजा जा चुका था। झोंपड़ी अस्त व्यस्त दशा में थी। साफ दिख रहा था कि अधिकतर औरतें अपना राशन लेकर ही वहां से चंपत हुई थी। वहां फटे पुराने चितड़े, तिनके, सड़ा हुआ भोजन और टूटे बर्तन ही दिखाई दिए। कुछ कटोरे अब भी अच्छी अवस्था में थे और वे हमारे लिए बहुत उपयोगी होते, लेकिन हमने उन्हें न उठाने का निर्णय लिया। हम जानते थे कि आगे चलकर जब हालात और कठिन होंगे, उस समय वे कटोरे न केवल भोजन के लिए बल्कि वॉश बेसिन और मल मूत्र त्याग करने के भी काम आ सकते थे। सब पर कड़ाई से यह नियम थोपा गया था कि कोई भी अपनी झोपड़ी में किसी भी तरह का बर्तन नहीं रखेगा। हालांकि कुछ लोगों को मजबूरन इस नियम को तोड़ना पड़ता, जिनमें खास तौर पर टाइफस रोगी शामिल थे। वे इतने कमजोर हो गए थे कि मल मूत्र त्याग के लिए किसी का सहारा लेकर भी बाहर तक नहीं जा पाते थे। मैं निगरानी के लिए खड़ा हुआ तो मेरा मित्र झट से भीतर गया और जल्दी ही एक बैग के साथ बाहर आया। उसने उसे अपने कोट के नीचे दुबका लिया। उसने अंदर एक और झोला देखा था जिसे मुझे अपने लिए लाना था, इसलिए अब वह पैरे पर खड़ा हुआ और मैं भीतर गया। जब मैं उस कचरे से अपने लिए कुछ सामान बटोर रहा था तो मुझे झोले के साथ साथ दांत साफ करने का एक ब्रश भी मिल गया। तभी अचानक मैंने देखा कि वहां छोड़ी गई चीजों के बीच एक बूढ़ी औरत की लाश भी पड़ी थी। मानसिक शांति। मैं अपनी झोंपड़ी से अपना सारा सामान समेटने के लिए भागा। मेरा भोजन का कटोरा, किसी मृतक टाइफस रोगी से मिले एक जोड़ा फटे दस्ताने, शॉर्ट हैंड में लिखे कुछ कागजों की चिंदियां। जैसा कि मैंने पहले भी बताया, उन चिंदियों पर मैंने उस पांडुलिपि को नए सिरे से लिखना शुरू कर दिया था जिसे मैं ऑस्विट्ज में गंवा चुका था। मैंने अपने रोगियों के बीच झट से एक दौरा किया जो झोंपड़ी के दोनों ओर रखे सड़े हुए लकड़ी के तख्तों पर गोलमोल हुए पड़े थे। मैं अपने इकलौते देशवासी के पास आया जो लगभग अधमरा हो चुका था। मैं चाहता था उसकी बिगड़ती हालत के बावजूद उसे बचाने की हर संभव कोशिश करता रहूं। मुझे वहां से फरार होने की इच्छा को अपने मन में छिपा कर ही रखना था, पर जाने कैसा मेरे शांति भाग गया। शायद उसे मेरे चेहरे पर हल्की घबराहट दिख गई। उसने थके से स्वर में पूछा, क्या तुम भी जा रहे हो? मैंने इनकार कर दिया, पर उसकी उदास नजरों से पीछा छुड़ाना मुश्किल था। मैं अपने दौरे के बाद उसके पास लौट आया। एक बार फिर से उसकी मायूस निगाहों ने मेरा स्वागत किया और जाने क्यों मुझे लगा कि उन निगाहों में कहीं एक शिकायत छिपी है। जब से मैंने अपने दोस्त के सामने भागने के लिए हामी भरी थी, तभी से मन को एक अजीब से खालीपन ने घेर लिया था। वह भाव गहराता ही जा रहा था। अचानक मैंने तय किया कि तकदीर को अपने हाथों में लेना होगा। मैं दौड़कर अपनी झोंपड़ी से बाहर आया और अपने मित्र से कहा कि मैंने अपना मन पक्का कर लिया है, मैं यहीं रहूंगा।
अपने रोगियों की सेवा करूंगा। और ये कहते ही वह खालीपन और मायूसी पल भर में हवा हो गई। मैं नहीं जानता था कि आने वाले दिनों में क्या होने वाला है, लेकिन मैंने उस दिन एक ऐसी मानसिक शांति पाई जिसका एहसास पहले कभी नहीं हुआ था। मैं अपनी झोंपड़ी में लौट आया, अपने देशवासी साथी के पायताने पे बैठा और उसे दिलासा देने लगा। इसके बाद मैंने दूसरे रोगियों से भी बात की और उनके रोग की बेसुधी के बीच उनके मन को सहारा देने की कोशिश करता रहा।